नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 26 जनवरी और द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल स्प्लिट इन द मिडिल को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, नेपाल की जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, वर्तमान में जो भी करंट इश्यूज वहां चल रहे हैं, उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। 2017 में जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे वहां के पार्लियामेंट के लिए नेपाल में, तो दो लेफ्टिस्ट पार्टी ने एक साथ मिलकर के, मिस्टर ओली की पार्टी और मिस्टर प्रचंड दहल की पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है। बाद में पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी में वो पार्टी आ जाती है और दोनों पार्टी एक साथ मर्ज होकर के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में नई पार्टी बना लेती है। बाद में दोनों में स्प्लिट होने लगता है। स्प्लिट इसलिए होने लगता है क्योंकि वहां के पीएम मिस्टर ओली जो हैं वो सारी पावर को अपने अंडर करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही वो पावर को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी फैक्शन साथ में मिले थे वो तो ये बोलते हैं कि आप एक तरीके से डेमोक्रेसी में ऑटोक्रेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो बाद में उनमें विभाजन हो जाता है। मिस्टर ओली को जब ये लगता है कि सारी पावर उनके अंडर नहीं आ रही है, उनके जो राइवल्स है वो भी पावर गेन करना चाहते हैं, तो वो पार्लियामेंट को डिसोल्व कर देते हैं और नए इलेक्शन के लिए बोल देते हैं कि नए फिर से फ्रेश इलेक्शन होंगे। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से ये जो पार्टियों का जो घमासान है, इसलिए वहां पर जो एक नया जो डेमोक्रेसी नेपाल बना था, वो जो अभी चलना ही सीख रहा था डेमोक्रेसी, उसके लिए सही नहीं है ये पॉलिटिक्स करना। जो सत्ता का लालच है वो देश के लिए नुकसान कर रहा है। स्प्लिट इन द मिडल 5 साल का टर्म होता है पार्लियामेंट का वहां का, और लगभग 2.5 साल हुए थे वहां चुनाव हुए और उसी में ही दोनों पार्टियों में स्प्लिट विभाजन हो जाता है। ओलीज ऑथोरिटेरियन स्टाइल बोर्ड्स इल फॉर एक फ्रेज है जिसका अर्थ ये है कि आप जो काम कर रहे हो जब उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। द फ्लेजलिंग होता है, वैसे तो नॉर्मल वे में इसका आंसर होता है चिड़िया का बच्चा जिसने अभी अभी उड़ना सीखा हो, चलना सीखा हो। सेम तरीके से नेपाल की डेमोक्रेसी के लिए बात यूज किया गया है कि नेपाल में जो डेमोक्रेसी है वो अभी जस्ट आई है, वो एक तरीके से चलना सीख रही थी। एक तरीके से धीरे धीरे तो दौड़ती ना वहां की डेमोक्रेसी, मतलब चलना सीख रही थी इन नेपाल। ओली का जो अधिकारवादी जो स्टाइल है वो नेपाल में जो एकदम से स्टार्ट हुई डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, मतलब गलत सगुन देता है ये सारी चीजें। द पॉलिटिकल क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली डिसीजन टू डिजोल्व का अर्थ है भंग करना नेपाल पार्लियामेंट एंड कॉल फ्रेश इलेक्शन लेड टू ए वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर स्प्लिट विभाजन in the ruling party with the rival faction led by पुष्प कमल दहल प्रचंड सैकिंग मतलब बर्खास्त कर देना। ठीक है, सैकिंग यहां पर यूज हुई है जीरंड के रूप में। शेक एक वर्ब है, उसमें आईएनजी जब लगाया गया तो वो जीरंड के रूप में यूज हो रही है। मिस्टर ओली फ्रॉम इट्स जनरल मेंबरशिप, क्या हुआ है, जैसे ही वहां के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने यह डिसीजन लिया कि नेपाल की पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया जाए और एक नए फ्रेश इलेक्शन होने लगी, तो जैसे ही ये हुआ वहां की जो रूलिंग पार्टी थी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें इसका रिजल्ट निकल के आया, इसका परिणाम हुआ ये, वहां की रूलिंग पार्टी में विभाजन हो गया। जो उसके राइवल फैक्शन थे, मतलब विरोधी जो गुट था, फैक्शन का अर्थ होता है गुट, दल, पक्ष, राइवल मतलब विरोधी, अपोनेंट, जो पुष्प कमल दहल प्रचंड के द्वारा लीड की जा रही थी, उन्होंने मिस्टर ओली को जनरल मेंबरशिप से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। द प्रचंड फैक्शन, प्रचंड के द्वारा जो लीड किया जा रहा, जो गुट था, जो पार्टी थी पहले ऑफ द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रचंड गुट है, हैड रिमूव्ड मिस्टर ओली एज द पार्टी चेयरमैन अर्लियर, पार्टी के चेयरमैन के रूप में तो पहले ही उनको रिमूव किया जा चुका था। हैड रिमूव्ड मतलब पास्ट परफेक्ट। इट हैड इश्यूड ए नोटिस टू हिम सीकिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज डिसीजन टू रिकमेंड मतलब होता है सिफारिश करना, पार्लियामेंट डिसोल्यूशन टू विच ही डिड नॉट रेस्पोंड। इट हैड इश्यूड, इट इसके लिए आया है, जो प्रचंड फैक्शन है ना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में, प्रचंड फैक्शन है, उसने एक नोटिस इश्यू किया था टू हिम, किसके लिए, मिस्टर केपी शर्मा ओली के लिए, कि वो एक एक्सप्लेनेशन दे, उसने जो भी डिसीजन लिया है पार्लियामेंट को डिसोल्यूशन भंग करने का, उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दे, एक व्याख्या दे कि ऐसा उसने क्यों किया,
टू विच, जो कि ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड, जिसका अभी तक मिस्टर ओली ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। फॉलोइंग दिस, इन सबको फॉलो करते हुए, The Central Committee of the Prachand Bloc met on Sunday and decided to expel मतलब होता है बाहर निकाल देना, किसी भी चीज से निष्कासित करना। एक्सपेल का अर्थ है निष्कासित करना। इन सबको फॉलो, पहले उनको एक नोटिस दिया लेकिन उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, तो प्रचंड के नेतृत्व में जो प्रचंड ब्लॉक है उसकी सेंट्रल कमेटी ने एक डिसीजन लिया। संडे को एक मीटिंग हुई। देखो फिक्स्ड डे की बात की जा रही है तो ऑन प्रिपोजिशन यहाँ पर यूज किया जा रहा है, मतलब स्पेशल एक दिन की बात की जा रही है कि उस दिन को ये हुआ था। एंड डिसाइडेड, और ये निश्चय किया गया कि मिस्टर ओली को निष्कासित कर दिया जाए। हिज एड्स मतलब एड्स का अर्थ होता है सहयोगी, हैव रिजेक्टेड दिस, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। सेइंग देयर लीडर रिमेन्स द पीएम, कि उनका जो नेता है वो ही पीएम रहेगा। दिस पुट्स नेपाल एंड हिज फ्रैक्टियस का अर्थ होता है बेलगाम, एडजेक्टिव है बेलगाम। कम्युनिस्ट मूवमेंट इन लिम्बो जो है, देखो इन लिम्बो एक इडियम है। इन लिम्बो क्या है? एक इडियम है। इसका अर्थ है अनिश्चय की स्थिति। नेपाल में जो ये मूवमेंट चल रहा है ना, ये सारी जो चीजें हुई हैं उससे क्या हुआ है कि नेपाल को एक अनिश्चय की स्थिति में डाल दिया है इन सारे इंसिडेंट ने। मिस्टर ओली हैज क्लेम्ड दैट, मिस्टर ओली ये दावा कर चुके हैं कि ही रिप्रेजेंट्स द पार्टी, कि वो पार्टी को अभी भी रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल, जबकि देखो वाइल जब कंजक्शन आता है तो दो सेंटेंस एक दूसरे के विरोधी उसमें यूज किए जाते हैं। मिस्टर प्रचंड एंड माधव कुमार नेपाल, ए फॉर्मर पीएम एंड लीडर ऑफ मिस्टर ओली अर्स्टवाइल मतलब पहले की, पूर्व की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हैव रूल्ड आउट एनी फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज विद द पीएम। एक तरफ मिस्टर ओली तो बोल रहे हैं कि वो तो पार्टी में हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर प्रचंड और माधव कुमार नेपाल कौन है? फॉर्मर पीएम, और मिस्टर ओली की जो पार्टी थी ना उसके पूर्व के नेता थे। उन्होंने बोल दिया है कि वो पीएम के साथ में भविष्य में कोई भी सामंजस्य नहीं रखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू डिसॉल्व पार्लियामेंट इज बीइंग रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये देखो, ये जो इज बीइंग रिव्यूड, ये है पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है एक्टिव वॉइस को। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, उसको बाद में जब चेंज किया गया तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, बीइंग थर्ड फॉर्म और रिव्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी, बीइंग लगाया गया है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और जब पैसिव वॉइस चेंज किया जाता है प्रेजेंट टेंस को तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू की जाएगी, समीक्षा की जाएगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो जब निश्चित होगी कि ये जो भी आपने डिसॉल्व किया गया है ना, इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। ऑल्सो भी द इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड विच फैक्शन, इलेक्शन कमीशन ये निश्चित करेगा। देखो सुप्रीम कोर्ट तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो ये जो भी डिसीजन लिया गया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को निश्चित करेगा सुप्रीम कोर्ट, कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का जो आपने निर्णय लिया है उसको रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को निर्धारित करेगा ये सही है या नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा? विच फैक्शन कुड रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, द पार्टीज नेम एंड सिंबल द सन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दो पार्टी मर्ज होकर के एक पार्टी बनती है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब इलेक्शन कमीशन ने इसको सिंबल भी दिया होगा, एक नाम भी दिया होगा। अब इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करेगा कि कौन सा गुट, एक दो दल मिले थे ना, दो पार्टी मिली थी, कि कौन सा जो दल है वो इस सिंबल को, ये एक पार्टी बनी थी, इसका सिंबल और इसका नाम कौन सा दल रखेगा। दिस डिसीजन विल हैव ए लास्टिंग इफेक्ट, ये जो निर्णय आएंगे ना वो लास्टिंग मतलब स्थायी, परमानेंट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, ऑन विच साइड वुड इमर्ज स्ट्रोंगर, ये जो डिसीजन निकल करके आएंगे वो एक स्थायी इम्पैक्ट, स्थायी प्रभाव डालेंगे उस साइड के ऊपर। ये चीजें, ये जो निर्णय है वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा दल अब एक
ज्यादा मजबूत के रूप में, ज्यादा मजबूती पक्ष के रूप में इमर्ज होएगा, निकल करके आएगा। ये डिसीजन जिसके पक्ष में जाएंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन प्रचंड दहल के पक्ष में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल देता है कि ये गलत किया मिस्टर ओली ने, तो एक तरीके से प्रचंड दहल की जो पार्टी है, जो उनका फैक्शन है, वो एक सुप्रीम पावर के रूप में निकल करके आ जाएगा। मिस्टर ओली was elected PM in February 2018 after his CP and UML fought the 2017 general election in an alliance मतलब संधि, समझौता with the माओइस्ट के साथ में एक अलायंस किया था मिस्टर ओली की पार्टी ने, और उनके साथ मिलकर के 2017 में जनरल इलेक्शन लड़े थे और 2018 में फरवरी में वो एक पीएम के रूप में इलेक्ट हो गए। विद इन मंथ्स ऑफ कमिंग टू पावर, सत्ता में आने के कुछ महीनों में ही द सीपीएन यूएमएल एंड द माओइस्ट सेंटर ऑफ प्रचंड मर्ज मतलब एक दूसरे में मिल गए टू फॉर्म द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे ही सत्ता में आई उसके बाद में ये दोनों पार्टी एक साथ मिल गए और क्या बन गए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में बना लिया उन्होंने नई पार्टी। विच गेव हिम, इस नई पार्टी ने उनको दिया, क्या दिया, नियरली 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, संसद में 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया इस नई पार्टी ने। बट द प्री इलेक्शन यूनिटी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुनाव से पहले की जो एकता थी वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। When the government was formed, जब ये नई सरकार बनी थी, द टैसिट अंडरस्टैंडिंग, टैसिट का अर्थ होता है जो चीज अनकही हो, किसी भी चीज के अंदर अंतर्निहित हो, अंतर्निहित समझ, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, बिटवीन द सीपीएन यूएमएल एंड द माओइस्ट वाज दैट, उन दोनों के बीच में जो अंतर्निहित समझ थी, जब ये सरकार बनी थी तो दोनों के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में एक अंतर्निहित समझ थी, was that Mr. Oli and Mr. प्रचंड would share the 5 years term। दोनों के बीच में ये बात हुई थी, कहा नहीं गया था लेकिन एक तरीके से अनकही समझ थी कि दोनों की दोनों जो पार्टी है, मिस्टर प्रचंड की पार्टी और मिस्टर ओली की पार्टी, आपस में मिल करके 5 साल का जो टर्म है उसको कंप्लीट करेंगे। बट मिस्टर ओली रिफ्यूज्ड, लेकिन मिस्टर ओली ने मना कर दिया टू स्टेप डाउन। स्टेप डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है त्यागपत्र देना। आफ्टर 2.5 years, 2.5 साल के बाद में उन्होंने मना कर दिया। पुशिंग द एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इनटू ए बिटर इंट्रा पार्टी फ्यूड। ये एक तरीके से जब मिस्टर ओली ने ये मना किया इस चीज के लिए, तो मिस्टर ओली ने देखो क्या किया, मिस्टर ओली ने, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मिस्टर ओली टू रिफ्यूज टू स्टेप डाउन आफ्टर 2.5 year, जब मिस्टर ओली ने मना कर दिया कि वो क्या नहीं देंगे, त्यागपत्र नहीं देंगे। पुशिंग द एनसीपी इनटू ए बिटर इंट्रा पार्टी फ्यूड, इन सब से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जो दो फैक्शन मिले थे, दो गुट मिले थे, एक तरीके से उनके बीच में परमानेंट पुराने समय से चलनी आने वाली जो शत्रुता है वो दोबारा निकल करके आ गई, और जो कड़वाहट है वो इंट्रा पार्टी फ्यूड शत्रुता के रूप में चेंज हो गई। द वाइडनिंग रिफ्ट, वाइडनिंग मतलब चौड़ी होती हुई, रिफ्ट मतलब दरार, अनबन, वाज नॉट अलोंग द फॉर्मर यूएमएल माओइस्ट आइडियोलॉजिकल लाइंस। अब जो ये दरार पैदा हुई है ना, वो उनके आइडियोलॉजिकल लाइंस के ऊपर नहीं है। मतलब पहले ये तो आइडियोलॉजी के ऊपर तो दोनों में वैचारिक थे ही, लेकिन लास्ट में दोनों ने कोशिश की कि वो पावर को एक साथ में शेयर करेंगे। रादर मिस्टर ओलीज ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस एंड रिफ्यूजल टू शेयर पावर लेड टू एन इरोजन ऑफ सपोर्ट फॉर द पीएम इन द टॉप
एसेलोन्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। मिस्टर ओली का जो अधिकारवादी जो दबंग तरीका है शासन में, और उन्होंने ये मना कर दिया कि देखो पीएम के सपोर्ट में ही पीएम को कोई इरोज नहीं कर सकता उस पोस्ट को। एक तरीके से देखो डेमोक्रेसी होते हुए भी वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पर ऑटोक्रेसी डिक्लेयर हो जाए, जो भी पावर हो पीएम के हाथ में हो, क्योंकि उनको पता था कि पावर हमने शेयर कर रखी है दो पार्टी ने मिलकर के, तो एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगी अगर शेयर की गई दोनों पार्टी दोनों फैक्शन के बीच में। तो उन्होंने बोला कि जो रूलिंग पार्टी है उसके जो टॉप इसेलोन्स, टॉप जो सारे अधिकार हैं वो किसके हक में हो, पीएम के हक में हो, और मिस्टर ओली ने पावर शेयर करने से मना कर दिया। टू ओवरकम हिज ओन वीकनेस विद इन द पार्टी एंड डिनाई हिज राइवल पावर। उसने क्या किया, खुद की वीकनेस को छिपाने के लिए, पार्टी में जो भी उसकी खुद की वीकनेस थी उनको जीतने के लिए, और अपने जो राइवल्स थे जो विरोधी थे उनको पावर देने से मना कर दिया। ही डिसॉल्व्ड पार्लियामेंट, इसीलिए उसने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। इट इज ए टिपिकल केस ऑफ ग्रीड फॉर पावर एंड पर्सनैलिटी क्लैशेज ट्रम्पिंग ओवर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टी, ए गवर्नमेंट और ए नेशन। जो तरीका मिस्टर ओली ने दिखाया है कि पावर को पाने के लिए और एक तरीके से सत्ता में रहने के लिए जो उनकी भूख है, जो सारे इंटरेस्ट थे ना, ग्रेटर इंटरेस्ट पार्टी के, एक सरकार के और एक देश के, इन सबको क्लैश कर दिया है। संघर्ष करते हुए उन्होंने खुद की जो भूख है पावर की उसको सबसे ऊंचे रखा है। ये टिपिकल केस है ग्रीड फॉर पावर का। व्हेन दे फॉर्म्ड ए यूनाइटेड फ्रंट, जब उन्होंने एक संयुक्त रूप में एक दल बनाया था, फ्रंट बनाया था, इट वाज ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर नेपाल्स अदरवाइज डिवाइडेड कम्युनिस्ट टू स्क्रिप्ट ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर द फ्लैजलिंग रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। जब उन्होंने एक साथ बनाया था ना, तो ये अपॉर्चुनिटी थी किसके लिए, नेपाल के लिए। अन्यथा तो ये डिवाइडेड जो कम्युनिस्ट थे वो भी स्क्रिप्ट लिख सकते थे किसके लिए, नेपाल के लिए, कि जो एक तरीके से नया वहां पर डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन जो डेमोक्रेसी बनना है उसके लिए एक बेहतरीन भविष्य लिख सकते थे ये लोग, और नेपाल का एक बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता था। बट इन 3 years, लेकिन क्या हुआ, मतलब ये जब देखो दो पार्टी मिली तो दो विचारधारा एक साथ आ रही थी, तो इससे माना जा रहा था कि ये चीजें जो हैं वो नेपाल के लिए बहुत प्रॉफिट करने वाली हैं। नेपाल का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट हाथों में लिखा जाएगा, और नेपाल एज ए जो फ्लैजलिंग रिपब्लिकन डेमोक्रेसी के रूप में स्टार्ट हो रहा है, वो उसका जो भविष्य है उसे काफी आकर लेकर जाएंगे दोनों गुट एक साथ मिलकर के। बट इन 3 years, लेकिन 3 सालों में ही नेपाल इज इन कर्स। कर्स मतलब होता है अराजकता, और ये जब साइन आता है इसका अर्थ होता है कि ये जो लाइन बोली गई है उसको यहाँ समझाया जाएगा। 3 साल में ही नेपाल अराजकता में है। क्यों अराजकता में है, पार्लियामेंट हैज बीन डिसॉल्व्ड, पार्लियामेंट को डिसॉल्व भंग कर किया जा चुका है। द पीएम हैज बीन सैक्ड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उससे पीएम को बर्खास्त किया जा चुका है। एंड द पार्टी इज स्प्लिट डाउन द मिडिल, और पार्टी खुद, जो पार्टी रूलिंग पार्टी थी वो खुद मध्य में ही विभाजित हो गई है। मिस्टर ओली कांट एस्केप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्राइसिस नेपाल इज इन टूडे। नेपाल में जो वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है इसकी उत्तरदायित्व लेने से मिस्टर ओली बच नहीं सकते हैं, मतलब उनको लेना ही पड़ेगा कि उनकी वजह से ही ये सब कुछ क्रिएट हुआ है। तो नेपाल की जो पॉलिटिक्स से संबंधित जो आर्टिकल था उसको हमने डिस्कस किया। अब हम इसकी इंपोर्टेंट वोकेबलरी को देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपोर्टेंट वोकेबलरी है आज के आर्टिकल में। फर्स्ट है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का होता है कोई बंदा जो बहुत ज्यादा दबंग हो, मतलब चाहता हो कि सब कुछ उसी के हाथ में हो, ठीक है। राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, विरोधी, ओपोनेंट। बोर्ड्स इल फॉर, फ्रेज है एक बोर्ड्स इल फॉर, इसका अर्थ होता है कि कुछ भी चीज जो हैपनिंग हो रही है जब उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो, मतलब गलत अपशकुन हो उसको। एड्स मतलब सहयोगी, फैक्शन गुट, दल, पक्ष। इन लिम्बो एक इडियम है और जिसका अर्थ होता है अनिश्चय की स्थिति, कुछ भी चीज क्लियर नहीं होना, अनिश्चय की स्थिति बनाए रहना, मतलब डिलेमा की जो स्थिति होती है। अर्स्टवाहिल एडजेक्टिव, पहले का, पूर्व का। स्टेप डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है त्यागपत्र देना, मतलब अपने जहां पर है उससे पीछे हटना। क्योस मतलब होता है अराजकता। सेक्ट बर्खास्त। टेसिट निहित,
अंतर्निहित, अनकहा, फ्यूड शत्रुता, और रिफ्ट होती है फूट या दरार। तो ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हो गई, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब जो है उनको हमने देखा। ठीक है, ओके।